गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। वाईफाई स्टडी विद नंदिनी डिस्कस करेंगे 11 अगस्त के करंट अफेयर मॉर्निंग का थॉट देखेंगे और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उसके भी पहले आप सबका शुक्रिया, तहे दिल से आप मेरे साथ बने हुए हैं, आपके सपोर्ट के लिए, आपके भरोसे के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे और देखते हैं क्या रोचक तथ्य हैं आज की क्लास में हमारे लिए। आप कभी भी जीत नहीं सकते जब तक आपके मन में लक्ष्य को शुरू करने की हिम्मत ना हो। यानी अगर आप जीतना चाहते हैं, लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो पहले उसको शुरू तो करिए। क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट उस पर चलना होता है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसको शुरू कर देना। क्योंकि शुरू करने के बाद में हमें जो लायबिलिटी आ जाती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो बार बार याद दिलाती है कि वो हमारा लक्ष्य है और वहां तक हमें पहुंचना है। तो डरना नहीं है, शुरू करना है और उस पर चल देना है। तो इसी विचारधारा को अपनाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। जी, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड स्टील पैन डे के बारे में, जो हर साल 11 अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 11 अगस्त को ही ये डे मनाने की घोषणा करी गई थी और उसके बाद से ही पूरी दुनिया में ये डे मनाया जाता है। अब स्टील पैन क्या होता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। म्यूजिक के क्षेत्र में इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है स्टील पैन। इसकी स्टार्टिंग करी गई थी त्रिनिदाद और टोबैको जो कंट्री है वहां से 20वीं सदी में। ओके, स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस बलिदान दिवस हर साल 11 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 11 अगस्त 1908 में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो इनकी याद में ही खुदीराम बोस बलिदान दिवस मनाया जाता है। इनके बर्थ के बारे में बात करें तो 1889 में इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां के एक गांव में। बचपन से ही भगिनी निवेदिता और जो श्री अरविंदो हैं उनकी विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और किशोरावस्था से ही जो क्रांतिकारी विचारधारा है उसके बहुत ज्यादा समर्थक थे। इनको काम दिया गया था कि किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर बम फेंकना है। किंग्स फोर्ट कौन था, तो किंग्स फोर्ट जो है मुजफ्फरनगर जिला मजिस्ट्रेट था और उसकी हत्या का काम इनको सौंपा गया था। इसके बाद 1908 में 30 अप्रैल को 1908 में ही ये क्या करते हैं, उसकी गाड़ी पर बम फेंकते हैं और उसके बाद ये पकड़े जाते हैं, जिसकी वजह से 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। तो इन्हीं की याद में, इनके बलिदान को याद करते हुए खुदीराम बोस बलिदान दिवस मनाया जाता है हर साल 11 अगस्त को। ओके, देखिए स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये हैं अमित झिंगरन जी। अमित झिंगरन जी को एसबीआई लाइफ का एमडी और सीईओ, क्या एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। इसके लिए नियुक्ति करी गई है और इसकी मंजूरी दे दी गई है आईआरडीएआई के द्वारा। आईआरडीएआई का मतलब क्या है, लाइफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम और विकास प्राधिकरण के द्वारा इनके नाम की मंजूरी दे दी गई है। क्लियर। और नेक्स्ट बात करते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें तो जो हमारा एसबीआई है और एसबीआई के साथ में पीएनपी पैरिबास कार्डिफ, ये दो ऐसी कंपनियां हैं, इनके बीच में संयुक्त उद्यम के रूप में काम करता है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। ओके, क्लियर। और ये काम देखो, लाइफ इंश्योरेंस है तो नेचुरल सी बात है कि इंश्योरेंस से रिलेटेड जो काम है इसके द्वारा किया जाता होगा। तो ये टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान, सेविंग्स प्लान, रिटायरमेंट प्लान, ऐसे बहुत सारे सेविंग से रिलेटेड और इंश्योरेंस से रिलेटेड काम किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं जीआई टैग के बारे में। हम बात करते रहते हैं जीआई टैग किसे कहते हैं या भौगोलिक संकेत किसे कहते हैं। जैसा कि हमने कई बार अपनी क्लास में चर्चा करी है कि किसी भी पर्टिकुलर स्थान का जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए, उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए और पर्टिकुलर उस प्लेस की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। दो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पहला क्या है, तो राजौरी एक जगह है, राजौरी का चिकरी वुडक्राफ्ट, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चिकरी वुडक्राफ्ट, और अनंतनाग का मुश्क बुदची चावल। क्या, मुश्क बुदची चावल, इन दोनों को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। क्लियर। और नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान का जो नेशनल असेंबली है उसके बारे में। देखो, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हीं के द्वारा वहां के राष्ट्रपति को, जिनका नाम है अलवी,
है ना। तो राष्ट्रपति अलवी को ये सलाह दी गई थी कि आप संसद को भंग कर दीजिए। तो उनकी सलाह पर ही वहां के पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो अलवी जी हैं, उनके द्वारा पाकिस्तान की संसद को यानी कि वहां की नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया है। अभी 3 दिन रहता है इसके कार्यकाल में, 5 साल पूरे होने के उसके पहले। ठीक है। अच्छा देखो, जब पाकिस्तान की संसद को भंग कर दिया जाता है बिना कार्यकाल को पूरा किए, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा, वहां के निर्वाचन आयोग के द्वारा जो इसका चुनाव कराने की प्रक्रिया है, उसकी समय सीमा 3 महीने की होती है, यानी कि 3 महीने के भीतर उन्हें चुनाव कराना होगा। लेकिन अगर सरकार ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, 5 साल का समय दे दिया, तो ये जो चुनाव कराने की प्रक्रिया है ये 2 महीने के भीतर खत्म करनी होती है ना। अच्छा, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो शहबाज शरीफ। क्या है? शहबाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री हैं, जिनके द्वारा राष्ट्रपति अलवी को ये बोला गया था कि आप जो है संसद को भंग कर दीजिए। क्लियर? पाकिस्तान की संसद के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर इस नेशनल असेंबली में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 342 है, जिसमें से 272 जो सदस्य हैं यानी कि 272 जो सदस्य हैं उनको प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है, और इसमें से जो 70 उम्मीदवार हैं उनको जो है अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है, जिसमें से 60 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करी गई हैं इन 70 में से, और जो 10 सीटें हैं वो पाकिस्तान का जो अल्पसंख्यक समूह है उसके लिए रिजर्व करी गई है। क्लियर? लूना 25, लूना 25 जो अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। रसिया को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत विश्व का पहला देश ऐसा कैसे बन सकता है जो चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में अपना यान उतारेगा। इसीलिए रसिया ने जो अपना इसका प्रोजेक्ट है 2021 से इसको स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन जब रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो उस समय इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। लगभग 50 सालों के बाद फिर से रसिया लूना 25 के नाम से एक यान, अंतरिक्ष यान भेज रहा है। कहां पर? चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में, कि कहीं भारत विश्व में पहला स्थान न ले ले या भारत के नाम ये रिकॉर्ड न बन जाए। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। लूना 25 11 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग कर दी जाएगी। कहां से? वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से, वोस्तोचन कॉस्ट्रोड्रोम से इसको लॉन्च किया जा रहा है 11 अगस्त को, और ये स्पेशली दक्षिणी ध्रुव वाला जो हिस्सा है वहां पर जाएगा और वहां पर जो बर्फ जमी हुई है उसकी संभावना तलाशेगा, पानी की जो स्थिति है उसकी तलाश करेगा, और इसके साथ साथ वो वहां पर 1 महीने तक रुकेगा चंद्रमा पर, है ना। और लगभग 15 सेंटीमीटर चट्टान की खुदाई के साथ साथ में किन खनिज तत्वों से मिलकर या किन तत्वों से मिलकर वहां की जमीन बनी है, इसके बारे में भी जांच करेगा और उसके कुछ सैंपल भी लेकर आएगा, क्योंकि रसिया के जितने भी अभियान चले गए हैं चलाए गए हैं वहां पर चंद्रमा के लिए, उसका रिकॉर्ड है कि वो वहां की मिट्टी लेकर आता है धरती पर। क्लियर? अगर इस लूना 25 के बारे में बात करें तो इसका जो वजन है 1.8 टन है, और 31 किलोग्राम वैज्ञानिक उपकरणों के साथ ये लॉन्चिंग करेगा। क्लियर? और वहां के वैज्ञानिकों ने ये भी बताया है कि जो लूना 25 है वो चंद्रयान 3 के रास्ते में नहीं आएगा। लूना 25 चंद्रयान 3 के बाद इसको लॉन्च किया गया है, लेकिन ये इसके पहले ही वहां पर पहुंच जाएगा, है ना। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अक्टूबर 2021 में ही इसकी लॉन्चिंग का था, लेकिन रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध था उसकी वजह से इसको कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया था। क्लियर? देखिए, लूना 25 के बारे में बात करते हुए इसके महत्व के बारे में बताएं तो ये चंद्रमा की सतह के बारे में, उसके चट्टानों की जो बनावट है उसके बारे में, पानी की उपलब्धता के बारे में, बर्फ के बारे में, वहां पर जो बर्फ की परत है उसके बारे में जानकारी देगा। तो निश्चित सी बात है कि चंद्रमा को समझने में जो रसिया का दृष्टिकोण है वो बढ़ जाएगा। देखिए, लूना कार्यक्रम सोवियत संघ या रूस के द्वारा कई सालों से चलाया जा रहा है। इसकी टेक्नोलॉजी हमारे देश की टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा आगे है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लूना 2 चलाया गया था 1959 में ही, और सबसे पहला चंद्रमा पर पहुंचने वाला मानव निर्मित वस्तु था लूना 2 के द्वारा जो लेकर जाया गया था। ठीक है। लूना 9 ये कार्यक्रम चलाया गया था 1966 में, और पहली बार चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करा दी गई थी और उसकी तस्वीरें भी भेजी गई थी। इसके बाद लूना 16 1970 में चलाया गया था, जिसमें क्या हुआ था कि चंद्रमा की मिट्टी को लेकर आया गया था एक नमूने के रूप में पृथ्वी पर। इसके बाद लूना 24 चलाया गया
1972 में, है ना, लूना 24 चला गया 1972 में, और जो चंद्रमा की मिट्टी है उसको एकत्र करके फिर से धरती पर लाया गया। तो आप देख सकते हैं कि रसिया की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी ज्यादा आगे है भारत से। क्लियर? देखिए यहाँ पर बात करेंगे बेहतर इंटरनेट और उसकी कनेक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, तो दक्षिणी एशिया वाला जो हिस्सा है वहां पर भारत बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 6 नंबर पर आता है। 6 नंबर की रैंकिंग भारत को दी गई है। और ऐसी जो बात है वो किसके द्वारा कही गई है, तो एक गैर लाभकारी संगठन है इंटरनेट सोसाइटी, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है। क्लियर? भारत का स्थान भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के बाद आता है और भारत छठे स्थान पर है। पूरा जो दक्षिणी एशिया वाला हिस्सा है वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रदान करने के लिए। ओके, यहाँ पर जो बात हो रही है वो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में बात हो रही है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च कर चुका है, यानी कि इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है भारत का पहला, किसके द्वारा? एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। जरूर याद रख लेना, जो काम पहली बार होता है कुछ भी, वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, जो ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक है इसके द्वारा इको फ्रेंडली कार्ड या डेबिट कार्ड जो बनाया गया है, इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड, इस डेबिट कार्ड को बनाने में पॉलीविनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया गया है, जो बिल्कुल इको फ्रेंडली है। क्लियर? एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना 2017 में करी गई थी और इस समय प्रेजेंट में इसके एमडी और सीईओ कौन है, तो वो है अनुव्रत विश्वास। कौन है? अनुव्रत विश्वास। क्लियर? और नेक्स्ट बात करते हैं GSAT-24 के बारे में। डीटीएच के बारे में आपने सुना होगा, तो ठीक है, डीटीएच के माध्यम से क्या होता है कि हमारे देश में जो कनेक्टिविटी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। हम अपना मनोरंजन करते हैं, हम गीत गाने सुनते हैं, हम जो है मूवीज देखते हैं, तो ये सारा क्या होता है, ये सारा प्रसारण डीटीएच के माध्यम से कराया जाता है। तो GSAT-24 क्या करेगा, जो डीटीएच है उसकी कनेक्टिविटी को और ज्यादा इनहेंस करने की और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। और इसके लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने टाटा प्ले के साथ साझेदारी करी है। यानी कि जो ये GSAT-24 है इसके लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और टाटा प्ले, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, साझेदारी करी गई है। अब इसके माध्यम से जो इसके उपग्रह प्रसारण क्षमताएं हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी, जिससे कि मनोरंजन में जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो और ज्यादा बढ़ सके। अगर वर्तमान में बात करें तो टाटा प्ले के द्वारा 600 चैनल प्रसारित किए जाते हैं, लेकिन जब ये इसरो के उपग्रह से मिल जाता है तो इसके पास अभी 900 चैनल प्रसारित करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो आ जाती है। क्लियर? GSAT-24 के बारे में बात करेंगे तो देखो, GSAT-24 के बारे में बात करते हुए हम सबको बहुत अच्छे से, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है, पता होना चाहिए कि एक तरीके का संचार उपग्रह है, यानी कि जो कम्युनिकेशन है मनोरंजन के क्षेत्र में उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ग्राहकों को सुविधा देने के लिए GSAT-24 को लॉन्च किया जाएगा और ये 4 टन का है। ठीक है, 400 करोड़ रुपए का इसमें लागत आया है और 4 टन का है ये, और एक तरीके से संचार उपग्रह के रूप में काम करेगा। डीटीएच की जो सेवाएं हैं उसको बढ़ाने के लिए काम करेगा। क्लियर? अच्छा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे तो ये इसरो, यानी कि भारत का जो भारतीय अंतरिक्ष विभाग है उसके तहत काम करता है, उसके तहत एक इकाई के रूप में काम करता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। क्लियर? और इसकी स्थापना 2013 के कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के द्वारा करी गई थी और ये स्पेशली अगर इस बात करें तो उपग्रह से रिलेटेड उसको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको असेंबल करने के लिए, उसको इंटीग्रेट करने के लिए, यानी इकट्ठा करने का काम करता है। क्लियर? देखिए, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो पूरे भारत में स्टार्ट करी गई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो वित्तीय समावेशन है उसको बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए पूरे भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू करी गई थी। अब इस योजना के तहत 2022 और 23 के दौरान जब आंकड़े इकट्ठे किए गए तो ये बोला गया कि 6.23 करोड़ जन धन खाते खोले गए हैं। कितने? 6.23 करोड़ जन धन खाते जो है खोले गए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो जन धन खाते खोले गए हैं वो किस
राज्य में खोले गए हैं भारत के, तो उसमें जो है नंबर फर्स्ट पर आता है बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा खोले गए हैं। उसके बाद नंबर सेकंड पर आता है उत्तर प्रदेश और थर्ड नंबर पर आता है तमिलनाडु, जिसमें आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कितने कितने जो जन धन खाते हैं वो खोले गए हैं। तो इस तरीके से याद रख लेना कि जो जन धन, प्रधानमंत्री जन धन योजना चल रही है, उसके तहत सन 2022-23 के लिए 6.23 करोड़ जनधन बचत खाते खोले गए, जिसमें से सबसे ज्यादा खाते कहाँ पर खोले गए हैं, तो बिहार में। सेकंड नंबर पर यूपी आता है और थर्ड नंबर पर आता है तमिलनाडु। क्लियर? तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मुलाकात होगी नए न्यूज के साथ, नए खबरों के साथ, नए विचारों के साथ। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक का बटन होता है, उसको आप क्लिक कर दिया करिए। तो बहुत खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।